नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज देश की बात में देश की वो तमाम हलचलें जिस पर नजर रही, ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। आज चुनाव का महाउत्सव जारी है, तो जाहिर सी बात है कि हर दिन हर लम्हा कुछ ऐसा हो रहा है जो अभूतपूर्व है। आज का दिन भी कुछ ऐसा हुआ जो अभूतपूर्व था। जी हाँ, माया और मुलायम एक मंच पर थे और वो भी इस तरह से जैसे कभी एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला ही ना हो। 2019 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होता जा रहा है। जैसे दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, उससे साफ हो रहा है कभी एक दूसरे के खिलाफ। याद होगा आपको किस तरह से जहर उगलती थी मायावती मुलायम सिंह यादव के खिलाफ। आज उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव असली ओबीसी हैं, नकली और फर्जी ओबीसी वालों से बचिए और असली ओबीसी मुलायम सिंह यादव जो हैं उनको वोट कीजिए। और इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने भी मायावती के लिए कहा है कि जब भी जरूरत पड़ी है मुझे, मायावती ने हमें बचाया है। हनुमान जयंती का दिन है, यानी बचाने का अर्थ संकट से उबारा है। संकट मोचन का दिन है, संकट मोचक का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि हनुमान भी राजनीति में आए। हालांकि उन्हें लेकर आने वाले योगी आदित्यनाथ थे। बैन के बाद योगी आदित्यनाथ की आज रैली हुई। आज एक बार फिर से उन्होंने श्मशान की बात की है, कब्रिस्तान की बात की है, हनुमान की बात की है। इस पूरे बयान को हम आपके सामने रखेंगे देश की बात में। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से, जैसी ही वो आई हैं मैदान में, राजनीति के मैदान में, एक के बाद एक कुछ ऐसे वो बयान दे रही हैं, एक के बाद एक फोटो अपॉर्चुनिटी जो ऐसे दे रही हैं जो कहीं ना कहीं उनको चर्चा में लाए। आज उन्होंने एक शहीद की शहादत के बारे में बोला है और कुछ ऐसा बोला है जिस पर शर्म के सिवाय कुछ नहीं किया जा सकता। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की यही राजनीति यदि रही तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि बीजेपी की राजनीति, साध्वी की राजनीति किस ओर बढ़ेगी। इन तमाम खबरों के अलावा हम बात करेंगे मोदी की भी। प्रधानमंत्री मोदी पूरे रॉ में हैं, एक के बाद एक भाषण कर रहे हैं, एक के बाद एक वायदे कर रहे हैं। आज उनके निशाने पर कोई चौकीदार नहीं था, बल्कि आज उनके निशाने पर व्यापारी थे। आज उनके निशाने पर वो थे जिनको चौकीदारों की जरूरत पड़ती है, जिनके पास पैसा है। आज उन्होंने तरह तरह के वायदे व्यापारी समूह से किया है और ये भी कहा है कि व्यापारी वो होते हैं, उद्योगपति वो होते हैं, बिजनेसमैन वो होते हैं जो सबसे पहले समझ जाते हैं कि वक्त किस ओर जा रहा है, वक्त की नब्ज क्या कह रही है और किस तरह से आने वाला समय बदलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इतना ही नहीं, इन लोग के लिए अलग अलग तरह के पैकेजेस भी दिए हैं, अलग अलग तरह की घोषणाएं भी की हैं। इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। याद होगा आपको प्रधानमंत्री मोदी जो कि एक दिन जब 2014 का पूरा एक चुनावी सरगर्मी तेज थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं व्यापारी हूँ, बनिया हूँ और इसलिए समझता हूँ कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है। शायद आज वही फॉर्मूला एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए हैं और आज उन्होंने व्यापारियों पर निशाना साधा है। इन तमाम खबरों के अलावा आज प्रियंका गांधी की रैली भी हम कवर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की रैली थी कानपुर में। जो कांग्रेस आमतौर पर अलग अलग दिखती है, आज एकजुट थी, एक साथ थी। कांग्रेस के भविष्य को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, प्रियंका के आने के बाद कितना कुछ बदलेगा, ये हम आज समझने की कोशिश देश की बात में करेंगे। तमाम खबरों के अलावा आज की जिसको कहा जाए सुपर खबर, जिसको कह सकते हैं, वो खबर तो माया और मुलायम ही है। चलिए शुरुआत करते हैं देश की बात में इसी खबर के साथ। कभी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने वाले माया मुलायम जब एक मंच पर दिखे तो ऐसा लगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो, कभी दोनों के बीच कोई मनमुटाव ही न रहा हो। मायावती मुलायम सिंह यादव को देखकर हंस रही थी, मुलायम सिंह यादव मायावती का अभिवादन कर रहे थे और बार बार अभिवादन कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब मुलायम सिंह यादव ने मायावती के बारे में बोलना शुरू किया, वो कुछ और भी अभूतपूर्व था। मुलायम सिंह यादव ने मायावती के लिए कहा कि जब जब मुश्किल की घड़ी आई है, ये मायावती हैं जिन्होंने हमें बचाया है। और समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरह से मायावती ने सपोर्ट किया है, जाहिर सी बात है कि वो एक बड़ा सहयोग है और आने वाले दिनों में ये सहयोग नए कमाल दिखाएगा।
अब बारी मायावती की थी। मायावती इस बात को समझ रही थी कि इस जो एक तरह से सवालात उनके अपने वोटर्स के दिमाग में हैं, उसका जवाब कैसे देना होगा, और इसको समझते हुए मायावती ने सबसे पहले स्पष्ट किया कि मैं आपको सबसे पहले वो बताना चाहूँगी कि आखिर मैंने क्यों ये सपोर्ट किया है, ये सहयोग किया है। और ये बताते हुए मायावती ने कहा कि हमने इसलिए सहयोग किया कि देश के भविष्य को सुरक्षित रखना है। गेस्ट हाउस कांड के बावजूद ये फैसला बहुत आसान नहीं था समाजवादी पार्टी को सहयोग देना, उसके बावजूद हमने इसलिए सहयोग दिया है कि देश को सुरक्षित रखना है। इसके अलावा आज मायावती ने एक नया जुमला दिया है, और वो जुमला है नए और फर्जी ओबीसी का, और एक जिसको बोला जाए वास्तविक पिछड़ा वर्ग का। तो फर्जी और वास्तविकता का अंतर कैसे मायावती ने समझाया अपने भाषण में, ये भी आप देखिए इस रिपोर्ट में, और इन दोनों के साथ आने का जो असर है वो भी देखिए इस खास खबर में। देश में चुनावी माहौल है। इस चुनाव में दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन दोस्त। कुर्सी का खेल है और इस खेल में अपमान की घूंट भी अमृत जैसा लगने लगता है। 24 साल पहले हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया था। एक महिला को अपमान की घूंट पीनी पड़ी थी, लेकिन अब समय बदल गया। जिन्होंने मायावती का अपमान किया था, अब वही मुलायम कह रहे हैं कि मायावती का एहसान नहीं भूलेंगे। वहीं मायावती अब मुलायम को सबसे बड़ा नेता बता रही हैं। कभी एक दूसरे के नाम से नफरत करने वाले एक मंच पर कसीदे पढ़ रहे हैं। सपा बीएसपी में समझौता इसलिए हुआ कि मोदी को अकेले लड़कर नहीं, मिलकर ही मात दे सकते थे। दुश्मनी से नहीं, दोस्ती से ही बीजेपी के विजय रथ को रोक सकते थे। इसलिए तो मायावती कह रही हैं कि गेस्ट हाउस कांड के बाद भी हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, क्योंकि कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए, खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके, बीएसपी व सपा का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी इस मैनपुरी लोकसभा की सीट से सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी को यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनको ऐतिहासिक जीत जरूर दिलाएंगे। मायावती अब सब कुछ भूल चुकी है। माया अब सालों तक दुश्मन रहे मुलायम के लिए वोट मांग रही है। मायावती मुलायम के लिए मैनपुरी की जनता से ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील कर रही हैं। अब मायावती कह रही हैं कि मुलायम सिंह मोदी की तरह नकली और फर्जी पिछड़े नहीं, वो ओबीसी के बड़े नेता हैं। जब माया मुलायम हो गईं, तो मुलायम भी कसीदे पढ़ने में पीछे नहीं रहे। मुलायम ने कहा कि वो मायावती का सम्मान करते हैं और उनका एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे समर्थक होकर में हमारे लिए वोट मांगने आए हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। जब दो दुश्मन दोस्त हो सकते हैं तो बेटे को खुशी होगी। सपा मुखिया अखिलेश ने मुलायम के लिए वोट मांगने पर मायावती को धन्यवाद किया और फिर अपने धुर विरोधी मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश नाजुक समय से गुजर रहा है, किसान दुखी हैं, खाद में चोरी की जा रही है, नौजवान परेशान हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी कहती है नया भारत बनाना है, गठबंधन चाहता है नया पीएम बनाना है। जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 किलो यूरिया और खाद की चोरी करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें नया भारत बनाना है। ये महागठबंधन कहता है हमें नया प्रधानमंत्री बनाना है। माया अखिलेश के निशाने पर सिर्फ मोदी थे। दोनों ने मिलकर बीजेपी को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं बीजेपी ने मायावती और अखिलेश के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोनों दल के राज्य में भ्रष्टाचार हुआ है, दोनों दल परिवारवादी हैं, दोनों दल भाई भतीजावादी हैं। इसलिए दोनों मोदी जी की आंधी से
बचने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी पार्टियां कब क्या कर गुजरते हैं किसी को नहीं पता। सियासत में हमेशा ही सुलह की उम्मीद रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो 24 साल बाद माया मुलायम एक मंच पर नहीं दिखते। अब सवाल है कि क्या मायावती ने सिर्फ चुनाव के लिए मुलायम को माफ किया या 1995 गेस्ट हाउस कांड सदा के लिए भूल चुकी हैं? क्या मायावती अब दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन चुकी हैं या सिर्फ मजबूरी की दोस्ती? ब्यूरो रिपोर्ट। फिराक ने लिखा था, कह दिया तूने मासूम तो मासूम है हम, कहा कह दिया तूने गुनहगार तो गुनहगार है हम। आज जिस तरह से मुलायम सिंह यादव मंच पर बैठे थे और मायावती जब भाषण कर रही थीं तो कुछ यही जो भाव था वो उनके चेहरे पर था। कभी उन्हें गुनहगार कहा करती थी मायावती, आज बहुत मासूमियत से मायावती ने उन्हें मासूम कह दिया और बस मुलायम सिंह यादव खुश हो गए। बीएसपी मुखिया मायावती ने पीएम मोदी को नकली और मुलायम सिंह यादव को पिछड़ों का असली नेता बताया। जाहिर सी बात है कि मुलायम को इससे बेहतरीन तोहफा मायावती और क्या दे सकती थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, वो फर्जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं ऐसा कह रहे हैं और उन्होंने एक फर्जी पिछड़ा वर्ग का उपयोग किया है अपने आप को पिछड़ा बताने के लिए, जबकि मुलायम ने पिछड़ों के लिए काफी कुछ किया है और मुलायम सिंह यादव ही पिछड़ों के असली नेता हैं। और जैसे ही मायावती ने ये बात कही, उनके समर्थकों ने जोरदार तालियों से उनकी इस बात का स्वागत किया। ये तो एक अलग सी तस्वीर थी ही। इसके अलावा भी आज जब तक ये दोनों ही नेता मंच पर रहे और जिस तरह से एक दूसरे का स्वागत, एक दूसरे का अभिवादन बार बार मुस्कुरा कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि इस बात की ताकीद की जा रही थी कि अब दोनों ही नेता आने वाले दिनों में अपने भविष्य को तय करने के लिए, अपने भविष्य को नई दिशा देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये कहते हैं कि मायावती को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहरहाल फिलहाल मायावती ने क्या कहा है आप ये देखिए। कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफी कुछ जोड़ा है, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली हैं, वास्तविक हैं, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। ये नकली भतीजे और नकली बुआ जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक तरह से अपमान करने का काम कर रहे हैं और इस देश का पिछड़ा वर्ग चट्टान की तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी मिलेगी। लेकिन माया और मुलायम के साथ आने से बीजेपी के अंदर बौखलाहट जरूर दिखी। बीजेपी जिस तरह से अभी तक ये कोशिश कर रही थी, कभी अम्बेडकर का नाम अपनी तरफ मिलाकर, कभी तरह तरह से प्रधानमंत्री अपने आप को साबित करते हैं, चाय वाले से लेकर चौकीदार तक पहुंच गए हैं और इन सब के पीछे निशाना पिछड़ा वर्ग था। उत्तर प्रदेश की राजनीति की भूमिका में पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग का एक की जो भूमिका है वो बेहद सशक्त है। ऐसे में आज जिस तरह से मायावती ने मुलायम सिंह यादव को पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा नेता स्थापित करने की कोशिश की है, जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी के लिए तनाव का विषय रहा और इसके लिए लगातार बयान आए, तरह तरह से आक्षेप लगाए गए। लेकिन इसके बावजूद माया और मुलायम का जो ये गठबंधन है, जो ये बातचीत है, जो ये भाषण था, उसका कोई काट बीजेपी के पास साफ तौर पर नहीं है अभी तक, जैसा कि लग रहा है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जिस तरह से आज खुश हुए, जितनी ही प्रशंसा मायावती ने उनकी की, उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर मुलायम सिंह यादव ने मायावती का नाम लेकर उनकी प्रशंसा की। यहाँ तक कहा कि उन्होंने मुश्किल हर वक्त में उनका साथ दिया है और मायावती हमेशा उनके लिए संकट में खड़ी रही हैं और अब जबकि देश पर संकट है, एक बार फिर से मायावती साथ हैं और इसके लिए उन्होंने उनका शुक्रिया तक अदा किया। देखिए रिपोर्ट।
शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि यूपी में मोदी की ताकत को चुनौती देने 24 साल बाद राजनीति के दो दुश्मन एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। सियासत के दो ध्रुवों का ये मिलन यूं ही नहीं है। दोनों को ही बीजेपी के हाथों अपनी राजनीतिक जमीन खोने का डर है। इसी डर का मिलकर सामना करने और मोदी के वर्चस्व को चुनौती देने माया और मुलायम एक साथ मंच पर दिखाई दिए। सालों बाद हुई इस दोस्ती की गर्माहट बयानों में भी झलकी। अपने छोटे से भाषण में मुलायम सिंह ने 6 बार मायावती का नाम लिया और 1 बार बहुजन समाज पार्टी का जिक्र किया। मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे। 2 जून 1995 को हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद ये पहला मौका है जब कट्टर दुश्मनी भुलाकर मायावती और मुलायम सिंह एक मंच पर आए, जबकि करीब 26 साल के बाद दोनों नेताओं ने एक साथ चुनावी सभा को संबोधित किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी का सफाया कर दिया था। इसके बाद पहली बार माया और अखिलेश को गठबंधन की जरूरत महसूस हुई। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना में हुए उपचुनाव में गठबंधन ने लिटमस टेस्ट पास कर लिया। चुनाव में बीजेपी की हार हुई और इसके साथ ही ये तय हो गया कि 2019 में बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन से होगा। पश्चिमी यूपी में पैठ रखने वाली आरएलडी भी इसका हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो तकरीबन 24 साल की अदावत के बाद, दुश्मनी के बाद यूपी की सियासत की ये नई तस्वीर हमारे सामने थी और बहुत दिनों से इस तस्वीर का इंतजार भी था तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को भी। और ये माना जा रहा है अभी तक कि माया और मुलायम का जो ये साथ है वो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर, खासकर इस वर्ग के जो मतदाता हैं, जो मायावती के मतदाता हैं, जो मुलायम सिंह यादव के मतदाता हैं, उन पर एक अच्छा प्रभाव डाल सकता है। और इस वजह से भी जिस तरह से आज एक एक तस्वीर पर ध्यान दिया जा रहा था, एक एक शॉट्स पर ध्यान दिया जा रहा था, मायावती ने कैसे खुद उठकर मुलायम सिंह यादव का अभिवादन किया, मायावती के भतीजे को जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया, मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से गर्मजोशी के साथ मायावती का अभिवादन किया, स्वागत किया, ये हर एक वो तस्वीर इस बात की गवाह थी कि आने वाले दिनों में अब भारतीय राजनीति की जो तस्वीर है वो बदल रही है। हालांकि कबीर ने कहा है कि माया महा ठगनी हम जानी, लेकिन इस बार मायावती की पूरी लड़ाई, आप इसको बीएसपी की और खासकर मायावती के अस्तित्व की लड़ाई भी कह सकते हैं। उसी तरह से क्षत्रिय पार्टी के रूप में जिस तरह समाजवादी पार्टी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही नेता और दोनों ही दल इस बात को अब अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि मुश्किल का ये वक्त है, बीजेपी के साथ सामना है, बीजेपी के साथ लड़ाई है। ऐसे में तमाम मतभेदों को भुलाकर, अपने तमाम अहंकार को, अहम को भुलाकर एक साथ आने में ही भलाई है। और यदि ये गठबंधन आगे भी जारी रहता है और कुछ कमाल कर पाता है, तो भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय हम आने वाले वक्त में ज़रूर देख सकते हैं। और फिलहाल तो ये एक भारतीय राजनीति का अहम पड़ाव तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। कभी कभी राजनीतिक मजबूरी सियासी दलों के लिए मजबूती का सबब बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ। बीजेपी को रोकने के लिए दोनों इकट्ठा हुए। यूपी में बीजेपी का रास्ता कठिन हो गया। हालांकि ये दोस्ती कब तक रहेगी, ये एक यष्ट प्रश्न है, क्योंकि सपा और बीएसपी का तीत एक दूसरे के लिए कड़वाहट से भरा रहा है। साल 2016 में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा था कि जब तक यूपी में मुलायम और उनके बेटे बबुआ का राज रहेगा, प्रदेश की जनता कभी खुशहाल नहीं रह सकेगी। इसके जवाब में मायावती ने अखिलेश को बबुआ कहा था। साल 2017 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बांदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए माया सरकार को पत्थरों वाली सरकार बताया था। बीजेपी से मिलकर कई बार ये लोग रक्षाबंधन मना चुके हैं। हो सकता है कि हमारी बुआ बाद में उनसे मिल जाए। नोटबंदी के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती पर हमला किया था। कहा था कि पैसे की माला को लेकर हमारी बुआ तकलीफ में है।
विधानसभा चुनाव के दौरान सपा पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा था कि मुस्लिम समाज के लोग अपना जो वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को देते हैं, उनका वो वोट न सिर्फ बेकार जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। हालांकि सियासत है ये, और नादिम नदीम का वो शेर मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि इनसे उम्मीद न रख, हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल ये जो मोहब्बत दिख रही है दोनों दलों के नेताओं के बीच, वो कितनी आगे बढ़ेगी ये सब कुछ तब तय होगा, तब स्पष्ट होगा जब वास्तविक रूप से परिणाम आ जाएंगे। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो माया और मुलायम का साथ लंबा चलेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो मायावती को मुंह मोड़ते देर नहीं लगेगी। बहरहाल इस वक्त दूसरा अगर कोई बड़ा नेता है जिस पर सबकी नजरें टिक जाती हैं, वो क्या बोल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि वो इतना बोलते हैं कि क्या रखा जाए क्या नहीं रखा जाए। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने खूब बोला है और ताल कटोरा मैदान में बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने ये कहा है कि व्यापारियों ने हमेशा देश के बारे में सोचा है। देश के व्यापारियों की वजह से ही भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आजादी के बाद से कांग्रेस के शासन में व्यापारियों को लेकर धारणा बना दी गई कि देश में जो भी गड़बड़ हो रही है वो सिर्फ व्यापारियों की वजह से हो रही है। प्रधानमंत्री का ये बयान था और कांग्रेस पर निशाना था। ये हमारे देश के व्यापारियों की ही ताकत थी कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के व्यापारियों ने कंबोडिया से लेकर के ईरान तक, दुनिया के कोने कोने तक देश की संस्कृति का विस्तार किया था। लेकिन जिन व्यापारियों की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, उनको ये बात भी आज खूब समझ में आ रही थी कि ये वही व्यापारी हैं जो उनके नोटबंदी के फैसले से एक सजा की तरह से पूरा वक्त गुजार चुके हैं। ये वही व्यापारी हैं जो जीएसटी के मसले पर उनसे सहमत नहीं रहे और उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना आज तक, अभी तक करना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को शायद समझ रहे थे। चुनाव का मौसम है, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो इस पूरे वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते। खासकर बीजेपी के लिए व्यापारियों का वोट बेहद अहम रहा है। जब वो दिल्ली में बोल रहे थे तो उन्हें पता था कि जो दिल्ली के तमाम बड़े व्यापारी हैं, खासकर जो ये पूरा इलाका है चांदनी चौक का, करोल बाग का, जहां व्यापारियों का वर्चस्व रहा है, वहां के भी तमाम व्यापारी थे और उनको ये समझाने के लिए, जहां पर ये खास नाराजगी है नोटबंदी और जीएसटी को लेकर, जब आपके चैनल एपीएन ने सर्वे किया था तो उसमें भी ये स्पष्ट हुआ था कि व्यापारी यदि सबसे ज्यादा 5 सालों में जिस चीज से परेशान रहा है तो पहला फैसला सरकार का जो था नोटबंदी का, उससे परेशान रहा और उसके बाद जीएसटी आज तक उसके जी का जंजाल बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले देश में कारोबारियों को जंगल के कानूनों और कानूनों के जंगल दोनों से जूझना पड़ता था और हमने लगभग 1500 कानून बदल दिए। एनडीए की सरकार आने के बाद माहौल बदला। सरकार में आने के बाद हमने लगभग कई हजार पुराने कानूनों को खत्म किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार व्यापारियों को जीएसटी का उन्होंने तोहफा दिया है और व्यापार में पारदर्शिता आई है। हालांकि यदि प्रतिक्रियाओं की हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की ये बात शायद व्यापारियों के गले बहुत खास उतरी नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में जैसी ईमानदारी बढ़ती जाएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, तो उसकी मजबूती देश के विकास में और मददगार साबित होगी। उधर मोदी लहर पर सवार बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की लद्दाख से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रही थी। ये हम सबों को याद है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से वही जादू दोहराना चाहते हैं। 282 सीटें तब मिली थी। इस बार 543 लोकसभा सीटों में से 2 चरणों की 186 सीटों पर वोटिंग के बाद अब 357 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं। ऐसे में बाकी जो 5 चरणों में चुनाव होने हैं, इनमें से बीजेपी की जीती हुई 221 सीटें
दांव पर लगी हैं। बड़ा चंक है, ये बड़ा भाग अभी है जहां पर बीजेपी के वर्चस्व वाली सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने इन सीटों को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है और जाहिर सी बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए, इस चुनौती को किसी तरह से अपने हक में, अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी हर कवायद कर रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए कांटे की लड़ाई है और बीजेपी कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां किसी भी हद पर जाकर वो इन सीटों को गंवाना नहीं चाहती। देखिए रिपोर्ट। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 2014 में पार्टी ने सभी की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस बार बीजेपी के सामने इन सीटों को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। इसके अलावा कर्नाटक की 28 सीटों में से 14 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जबकि बाकी बची 14 सीटों पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। 2014 में बीजेपी 17 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस तरह से तीसरा चरण बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तीसरे चरण की 14 में से 11 सीटें बीजेपी के पास थी। आखिरी 4 चरणों में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर मतदान होना है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने राज्य में 27 सीटें जीती थी, लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देकर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बरकरार रखने की कड़ी चुनौती है। इसके अलावा राजस्थान की 25 सीटों पर चौथे और 5वें चरण में वोटिंग होनी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी सीटें जीतने में सफल रही थी। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी बीजेपी को मात देकर कांग्रेस सत्ता में आई है। ऐसे में बीजेपी के लिए इन सीटों पर जीत दोहराना आसान नहीं है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 16 पर चुनाव हो चुके हैं। बाकी बची 64 सीटों पर सभी 5 चरणों में वोटिंग होगी। 2014 में बीजेपी इन 64 सीटों में से 57 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस बार के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन मैदान में उतरा है, जिसके बाद बीजेपी को अपनी सीटें बचाए रखने की कड़ी चुनौती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर आखिरी के 4 चरणों में चुनाव होने हैं। बीजेपी ने 2014 में 13 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस जेएमएम सहित कई दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी जीती हुई सीटें दांव पर लगी हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बची 31 सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होने हैं। बीजेपी पिछली बार 22 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी सहित तमाम दलों के गठबंधन का मुकाबला बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी गठबंधन से है। बीजेपी के लिए बिहार में अपने वर्चस्व को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। इसके अलावा दिल्ली की 7 और हरियाणा की 11 सीटों पर छठे चरण में वोटिंग होनी है। 2014 में बीजेपी दिल्ली की सभी सीटें जीतने में सफल रही थी, तो हरियाणा में 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं 2014 में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और बीजेपी इन तमाम सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराने के लिए किसी भी हाल में चाह रही है कि उसके तमाम स्टार प्रचारक कुछ इस तरह की बातें करें। खासकर हर सीट की जो अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर सीट के जो अपने अपने समीकरण हैं, उन समीकरणों के आधार पर पूरा भाषण उनका सिमटा रहे। और ऐसे में स्टार प्रचारकों की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। और योगी आदित्यनाथ की यदि हम बात करें तो इसीलिए शायद वो इस बात को समझते हुए इलेक्शन कमीशन के बैन के बाद जब उनकी रैली हुई, एक बार फिर से उन्होंने वही बातें कही हैं जिसका असर वो कुछ खास वर्ग पर देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72 घंटे के बैन के बाद फिर से विवादित बयान ही दिया। और ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक तरह का एक प्रारूप तैयार किया गया है कि योगी आदित्यनाथ जब भाषण करें तो कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे वाक्यों का,
कुछ ऐसे जुमलों का उपयोग करें जिसका असर वहां तक जाए जहां तक बीजेपी चाह रही है कि वो पहुंचे। संभल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का जिक्र करते हुए कहा कि अपने आप को बाबर की औलाद बताने वाला व्यक्ति गठबंधन का प्रत्याशी बनकर आपके सामने है। यूपी सीएम ने कहा कि जिस व्यक्ति को वंदे मातरम गाने में संकोच होता है उसे वोट पाने का कोई अधिकार नहीं है। योगी ने इस मौके पर श्मशान कब्रिस्तान का राग भी आलापा। योगी ने कहा कि पिछली सरकारें कब्रिस्तान के लिए पैसा देती थी, श्मशान के लिए नहीं, लेकिन हम सभी के लिए पैसा दे रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा था कि हनुमान और उनके बीच अटूट संबंध है और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जब बैन लगाया गया था योगी आदित्यनाथ पर, उस दौरान वो मंदिर जाते रहे, अयोध्या भी गए, वाराणसी भी गए और एक जिसको कहा जाए एक तरह से चुनाव प्रचार का काम उन्होंने बंद नहीं किया, वो निजी यात्रा के तौर पर उसे उन्होंने जारी रखा। लेकिन अब जब उन्होंने भाषण किया है तो भाषण में आज जो बातें उन्होंने की वो बातें कुछ वैसी ही थीं जो योगी आदित्यनाथ से ही अपेक्षित थी। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रचार पर लगाए गए 72 घंटे के प्रतिबंध के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर फिर सक्रिय हो गए हैं। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में कहा, मेरे रग रग में राम, कण कण में कृष्ण, प्रत्येक शिरा में शिव और प्रत्येक धमनी में धर्म और कर्तव्य बोध निरंतर प्रवाहित होता रहता है। आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि मेरी धार्मिक पहचान हिंदू है। वो हिंदू जो भारत में रहने वाले सभी पंथों और धर्मों का सम्मान समान भाव से आदिकाल से करता आ रहा है। राष्ट्र की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों का मान बीजेपी की विचारधारा का अभिन्न अंग है। विगत 72 घंटों में मैंने चुनाव आयोग के आदेश का सम्मान किया और उसे समुचित आदर दिया। सीएम योगी ने अयोध्या और वाराणसी में मंदिरों के दर्शन को लेकर भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मेरे आराध्य रामलला, बजरंग बली और महादेव जी के दर्शन को किसी भी प्रकार की राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं स्पष्ट करता हूं कि आस्था का अधिकार संविधान प्रदत्त है और मुझे इस अधिकार का प्रयोग करने से कोई रोक नहीं सकता। अयोध्या में रामलला, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली और सरयू माता के दर्शन पाकर हुई अनुभूति को शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। साथ ही योगी ने हनुमान जयंती की बधाई देते हुए कहा कि हनुमान जी में मेरी अटूट आस्था है और संकट मोचन में इस आस्था के बीच कोई नहीं आ सकता। उनका दृढ़ संकल्पित समर्पित जीवन मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अतुलित भक्ति और अपरिमित शक्ति के प्रतीक श्री हनुमान जी की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं। मैंने एक चुनावी सभा में कहा कि मेरी बजरंग बली पर विश्वास है, तो उन लोगों ने मेरे पीछे पड़ के मुझे बैन किया, लेकिन मुझे 3 दिन तक बजरंग बली की साधना करने के बाद मैं पहली बार 3 दिन के बाद आपके बीच में आया हूं, मां केला देवी का दर्शन करने के बाद। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की ओर से जिस कारण सीएम योगी की जुबान 72 घंटे के लिए बंद कराई गई थी, उन्होंने उसे ही अपना हथियार बना लिया है। चुनाव आयोग के 3 दिनों के बैन को योगी आदित्यनाथ ने बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई। अली बजरंग बली वाले भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने योगी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई थी, इसलिए योगी हनुमान भक्ति में रंगे नजर आए। चुनाव आयोग की रोक के पहले दिन योगी ने लखनऊ के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं बैन के दूसरे दिन योगी बुधवार को अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंच गए, जबकि प्रतिबंध के तीसरे दिन उन्होंने बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में पूजा की। योगी ने ऐसा दांव चला जिससे वो राजनीतिक संदेश भी दे रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ कर भी नहीं पा रहा है। योगी ने ऐसा तरीका तलाशा है जिस पर अगर चुनाव आयोग रोक लगाता है तो बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। योगी की बात हो गई, अब साध्वी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी की बात करते हैं। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कानपुर में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। इस रोड शो के जरिए प्रियंका ने कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के लिए वोट मांगा।
कानपुर लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और यहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने जोशी की जगह यूपी सरकार में मंत्री सत्यदेव पचौरी को टिकट दिया है और मुरली मनोहर जोशी नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार श्री प्रकाश जायसवाल केंद्र सरकार में कोयला मंत्री रह चुके हैं और आज जिस तरह की भीड़ प्रियंका गांधी के लिए थी और उनके इस रैली के लिए थी, इसको देखकर ऐसा लग रहा था, दो चीजें स्पष्ट हुई हैं कि कांग्रेस में प्रियंका के आने के बाद एक नई ताकत का संचार जरूर हुआ है। अब ये तमाम जो भीड़ है वो वोटों में कितना तब्दील होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तरह से जो काडर है जो बिखर चुका था उत्तर प्रदेश में, वो धीरे धीरे कांग्रेस के लिए जुड़ रहा है। अब आने वाले दिनों में ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत तो साबित हो सकता है, पर चुनौती तो 2019 है। अब इस चुनौती को कांग्रेस कितना पार कर पाएगी ये हमें देखना होगा। आपके सामने 56 इंच का सीना लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि दुर्बल है, क्योंकि लोकतंत्र को दुर्बल बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जनता मजबूत न बने, जनता सवाल न उठाए, विपक्षी दल सवाल न उठाए, आलोचना न करे। क्यों? अगर आप में इतनी शक्ति है तो सह लीजिए। एक और बात प्रियंका की, कांग्रेस पार्टी में गुंडों को तरजीह मिलने का आरोप लगाते हुए पार्टी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ प्रियंका गांधी अलख जगा रही थी पार्टी के अंदर, उधर प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के मंच पर जाकर ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस अब वो नहीं रही जिसकी वजह से वो उस पार्टी में अब तक रही थी। इसके साथ ही उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया। प्रियंका मथुरा में कांग्रेस के कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बदसलूकी से नाराज थी। कार्यकर्ताओं को निकालकर दोबारा वापस लेने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और शिवसेना का दामन थामा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका चतुर्वेदी टिकट चाह रही थी और उन्हें टिकट नहीं मिला और इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में उनके भविष्य को लेकर कुछ खास सोच नहीं रही है कांग्रेस, और इस वजह से वो अपना एक नया विकल्प तलाशते हुए शिवसेना तक पहुंच गई है। मीडिया के सामने प्रमुखता से पक्ष रखने वाले इस चेहरे से कांग्रेस का ठप्पा हट गया है। मथुरा में राफेल डील पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बदसलूकी का शिकार हुई प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में शामिल हो गई। उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान प्रियंका ने कहा, महिला सम्मान बहुत बड़ा मुद्दा है और आत्मसम्मान के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। दुख मुझे इस बात का तब हुआ जब खुद ही पार्टी के कुछ लोगों ने इस तरीके की टिप्पणी की मेरे बारे में। उम्मीद ये थी कि सस्पेंशन हुआ, मैंने ज्यादा किसी के सामने बोला नहीं था, जो इंचार्ज थे वहां पे रखा। पर जब रीइंस्टेट कर किसी को वापस बुलाया जाता है, ये दरकिनार कर दिया जाता है कि एक महिला जिसने अपना 10 साल बगैर राजनीति से जुड़ी, एट अ ग्रेट पर्सनल कॉस्ट उन्होंने ये काम किया है, और वो इसीलिए किया है क्योंकि वो दिल से सेवा भाव से कर रही हैं। बहुत लेट डाउन वाली फीलिंग हुई और मुझे लगा मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई अगर आज मैंने नहीं लड़ी तो बहुत सारी महिलाएं हैं वहां पर जिनको मैं फेल करूंगी। मथुरा में कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रियंका चतुर्वेदी से दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन अपने व्यवहार पर खेद जताने के बाद पार्टी में उनकी वापसी हो गई। प्रियंका ने इस पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया था कि कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना एक करने वालों के स्थान पर गलत आचरण करने वालों को तरजीह मिल रही है। जब उनकी भावना का पार्टी कदर नहीं कर सकती है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जाकर के महासचिव के हैसियत से वैसे सब लोगों ने जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी किया उनको पार्टी ज्वाइन करा दी, तो निश्चित रूप से भावना उनकी आहत हुई। तो जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, इन्होंने तो पार्टी को भट्टा बैठा दिया। तो इसलिए तो कांग्रेस 40 पर आई है। 23 का अभी आएगा, 23 मई को देखिएगा कांग्रेस की क्या स्थिति होती है। जहाज डूबने लगे और लहरों के बीच में दिख रहा होगा तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने वो कांग्रेस के जहाज को छोड़ दिया है। उससे साफ जाहिर है कि आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई है, जब उसके तर्जुमान भी उसकी तर्जुमानी करने को तैयार नहीं है।
हालांकि कुछ खबरों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि मथुरा की घटना के पहले से ही प्रियंका नाराज चल रही थी। उन्हें इस बार चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण उनकी नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। साध्वी प्रज्ञा की बात करेंगे, उनके बयान की बात करेंगे और उनके बयान के उस शर्मनाक स्तर की ही बात करेंगे जिसका आज एक तरह से स्पष्टीकरण हुआ है। एक तरह से सबके सामने जो बयान उन्होंने दिया है वो हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर इस तरह का बयान देने वाले नेता अब हमारे लिए एक राजनेता के रूप में उभरने वाले हैं और इनको हमें वोट भी देना पड़ सकता है। इन तमाम विरोधाभासों को समझने की कोशिश आज देश की बात में करेंगे, लेकिन फिलहाल नेशनल टॉप 5 खबरें देखिए और उसके बाद छोटा सा ब्रेक के बाद देश की बात आगे बढ़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उद्योगपतियों की मदद करने का आरोप लगाया। गुजरात के तापी के बाजीपुरा में उन्होंने कहा, मोदी ने अंबानी और अडानी जैसे अपने उद्योगपति मित्रों का काला धन सफेद करने के लिए 500 और 1000 के नोट बंद कर 2000 रुपए के नोट चलाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि एयर स्ट्राइक के समय भारतीय सेना को साफ निर्देश दिए गए थे कि पाकिस्तान के किसी नागरिक और सैनिक को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यही कहा था कि एयर स्ट्राइक खुद के बचाव में की गई कार्रवाई है। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत का रहस्य गहरा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत सामान्य नहीं थी। अब इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। उद्योगपति रतन टाटा ने संघ मुख्यालय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। हालांकि संघ ने दोनों के बीच हुई इस भेंट को महज शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 15 राज्यों के 116 सीटों पर 340 यानी 21% दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 230 यानी 14% प्रत्याशी ऐसे हैं जो गंभीर अपराध के आरोपी हैं। इस चरण में 392 करोड़पति उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। एडीआर की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। बात प्रज्ञा सिंह ठाकुर की करते हैं। भोपाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई एटीएस के तत्कालीन प्रमुख दिवंगत हेमंत करकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये उनका श्राप था कि हेमंत करकरे की मृत्यु ऐसे हुई। साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने करकरे से कहा था कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उनके इस बयान पर सियासत शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना बयान वापस लेने की बात कही। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को अपना उम्मीदवार बनाते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा। हालांकि साध्वी के इस बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया और इस पर कोई बयान बीजेपी ने नहीं दिया, लेकिन साध्वी के इस बयान से इतना स्पष्ट था कि अब किस तरह की राजनीति इस देश में होगी। क्या शहीदों के नाम पर शहीदों की जो अभी तक कार्रवाई रही है उस पर इस तरह के बयान हमारे नेताओं द्वारा, नए नेताओं द्वारा, नवनिर्मित नेताओं द्वारा बर्दाश्त किया जा सकता है? ये सोचने की बात है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बयान देखिए और इस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। 26/11 मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे को लेकर दिए गए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है, जबकि भारतीय पुलिस सेवा के एसोसिएशन ने भी इस तरह के बयान को अपमानजनक करार दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल में बयान देते हुए कहा था कि उन्होंने करकरे के सर्वनाश की भविष्यवाणी की थी। तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैंने तो मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया।
विपक्षी दलों ने भी साध्वी के बयान को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। खुद को घिरता देख बीजेपी ने बयान से किनारा कर लिया। पार्टी की ओर से इसे उनका निजी बयान बताया गया। सेना और शहीद, इनके बारे में राजनीति में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए और सभी को उसका पालन करना चाहिए। हेमंत करकरे जी एक बेहद ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे, जो कि आतंकियों के हमले में शिकार हुए, जिन्होंने मुंबई के लोगों की सुरक्षा के लिए शहादत दी। ऐसे लोगों पर हमको गर्व होता है। आईपीएस एसोसिएशन ने ट्वीट कर बयान की निंदा करते हुए कहा, अशोक चक्र से सम्मानित दिवंगत आईपीएस हेमंत करकरे ने आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। वर्दी पहने हम सभी लोग एक उम्मीदवार के अपमानजनक बयान की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि हमारे शहीदों का सम्मान किया जाए। ऐसा वक्तव्य किसी भी मृत व्यक्ति के बारे में नहीं देना चाहिए। ये दुर्भावनाओं से भरा हुआ है। साध्वी प्रज्ञा ने मालेगांव ब्लास्ट में कांग्रेस पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए हेमंत करकरे का जिक्र किया था और उसी दौरान उन्होंने अपमानजनक बयान दिया था, जिसके बाद से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो साध्वी के श्राप में यदि इतना ही असर था, काश कि उन्होंने श्राप दिया होता कि इस देश से गरीबी चली जाए, इस देश से बेरोजगारी चली जाए, इस देश से भूखमरी चली जाए। इस बीच दिवंगत हेमंत करकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर साध्वी प्रज्ञा को माफी मांगनी पड़ी। लाजमी था, मांगना भी चाहिए था। प्रज्ञा ने कहा कि हमारी व्यक्तिगत पीड़ा थी, इसलिए हमसे ऐसी बात मुंह से निकल गई। हम देश के दुश्मन के मनोबल को बढ़ावा देना नहीं चाहते। देश का मामला हम देश में ही निपट लेंगे, लेकिन का बरसा जब कृषि सुखानी। देश के दुश्मनों के मनोबल नहीं बढ़ा सकते, ये हमारे घर की बात है। ये हमारे व्यक्तिगत पीड़ा थी, वो मैंने बोली थी, और हमें ऐसा लगा कि हमारे दुश्मन देश खुश हो रहे हैं, हम देश के दुश्मन और बाकी के सब दुश्मन खुश हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये मेरे घर की बात है। घर में अगर किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो हम अपने घर में निपट लेते हैं, पर अगर बाहर कोई दुश्मन हमारे खुश हो रहे हैं तो मैं बिल्कुल अपना बयान वापस लेती हूँ और क्षमा भी चाहती हूँ कि हमारे बयान से कभी भी हमारे दुश्मन, देश के दुश्मन खुश न हो गए। बातों के घाव इतने जल्दी नहीं भरते। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीएमएम कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है। सारे मोदी चोर हैं टिप्पणी को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया। मामले पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होने वाली है, जिसमें वादी के बयान दर्ज किए जाएंगे। अधिवक्ता आत्म प्रकाश मोदी ने सीएमएम कोर्ट में राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत प्रार्थना पत्र दिया और कोर्ट से उन्हें तलब करके दंडित करने की मांग की है। प्रार्थना पत्र के मुताबिक 10 अप्रैल 2019 को बिहार के कटिहार जिले में एक आम सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सारे मोदी चोर हैं कहा था। याचिका जो सरनेम है वो भी मोदी है, इसलिए इस बात से उनकी मानहानि हुई, ऐसा कहा गया है इस याचिका में। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को 6 महीने में प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। याचिका आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी एक कंपनी का लंदन में जो रिटर्न दाखिल किया है उसमें अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून की मंशा के खिलाफ है। याचिका कहना है कि राहुल गांधी की ओर से अपने को ब्रिटिश नागरिक बताया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के खिलाफ है। आज आपको छोड़ जाते हैं देश की बात में। आप जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।